आजादी किसी दुकान पर बिकने वाली कोई वस्तु नहीं है, इसके लिए त्याग और बलिदान के दौर से गुजरना पड़ता है। यह एक कथन है जिस कथन के माध्यम से मैं अपने नए अध्याय यानी कि जो आप लोगों को आपकी कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास में पढ़ना है, उस नए कक्षे को उस नए अध्याय को इस कक्षे के माध्यम से शुरू करने जा रहा हूं और इस अध्याय का नाम है न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद वो कौन कौन से नई चुनौतियां आई, उन सारी चीजों की बात हम लोग इस कक्षा में करेंगे। और इस अध्याय में हम लोग ये सारा कुछ जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से नए नए चैलेंजेस थे, वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जो भारत को भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी देखना पड़ा, या फिर कहें तो भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत के सामने आने वाले वो सारे चैलेंजेस जो कि हम लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार देखना है। इस कक्षा के माध्यम से हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करेंगे और जानेंगे हर उस पहलू को जो कि इस अध्याय से जुड़ा हुआ है। और हम लोग बात करेंगे जो आपके सामने लिखा हुआ है न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि आफ्टर आवर नेशनल इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारे देश के स्वतंत्रता के बाद वो कौन कौन से नई नई चुनौतियां आई, न्यू चैलेंजेस आए, उन सारे चीजों की बात इस अध्याय में की जाएगी। मैं यहाँ पर वो सारा कुछ बताऊंगा जो कि आप लोगों को इस अध्याय में पारस प्रकाशन के पुस्तक और पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने हैं। तो मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का सोशल साइंस टीचर इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं और सबसे पहले बात करता हूं उन सारे चीजों की जो कि आप लोगों को पढ़ना है पृष्ठ संख्या 139 पर न्यू चैलेंजेस आफ्टर इंडिपेंडेंस के तहत। तो हम लोग रीड आउट करते हैं और मैं आपको बताता हूं हर वो चीज जो कि आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ने हैं। लिखा हुआ है द सैक्रिफाइस ऑफ जनरेशन ऑफ पैट्रियोट्स एंड द ब्लड ऑफ काउंटलेस मार्टायर्स हैड बोर्न फ्रूट। जब हम लोग स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, या फिर जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, या फिर वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब बहुत सारे लोग और बहुत सारी पीढ़ियां जो है उसमें अपना बलिदान दे गई, यानी कि अपना शरीर तक उन्होंने उसमें त्याग दिया ताकि भारत को स्वतंत्रता मिल सके, और जिसके कारण से हम लोगों को एक स्वतंत्रता का फल यानी कि स्वतंत्रता का मीठा फल भी मिला। और ये मीठे फल के पीछे बहुत सारे लोग, बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय देशभक्त का बलिदान था और बलिदान है। Their ड्रीम was now a reality। उनका जो सपना था, यानी कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता का संग्राम लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का जो सपना था वह वर्ष 1947 में जाकर पूरा हो गया, मतलब वास्तविकता में बदल गया। सपना जो है वो वास्तविकता में बदल गया, ड्रीम जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया वर्ष 1947 में। लिखा हुआ है At midnight on 14th August 1947, the elected leader of the people gathered in the central hall of the parliament। जब 14 अगस्त 1947 आया, यानी कि 14 अगस्त 1947 के रात में जितने भी इलेक्टेड लीडर थे, जितने भी निर्वाचित नेता, राजनेता थे, वो सारे जो हैं वो संसद के सेंट्रल हॉल में जाकर इकट्ठे हुए, यानी कि वर्ष 1947 के 14 अगस्त की रात में। वाइल एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब संविधान सभा को उस समय के यानी कि भारत के पहले होने वाले प्रधानमंत्री या फिर कहें तो भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है, जिसमें इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पोक दीज मेमोरेबल वर्ड। उन्होंने कुछ शब्द बोले थे जो कि मेमोरेबल यानी कि यादगार बन चुके हैं। उनका क्या कहना था? लॉन्ग ईयर अगो वी मेड अ
trust with destiny, and now the time come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure but very substantially। यानी कि 14 अगस्त की रात वर्ष 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिलने की पुष्टि हो गई और 15 अगस्त को जब भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, तो उस रात में 14 अगस्त की रात में भारत के पहले प्रधानमंत्री या फिर कहे तो भारत के होने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों को संबोधित किया जाता है। वहां पर पार्लियामेंट में के सेंट्रल हॉल में लोगों को संबोधित किया जाता है और वहां पर कहा जाता है कि बहुत समय पहले हम लोगों ने एक सपना देखा था और वो जो है वो वास्तविकता में बदलने वाला है, वास्तविकता में बदल रहा है और इसको हम लोग पूरे तरीके से तो नहीं, यानी कि हम पूरे तरीके से तो स्वतंत्र नहीं हुए, लेकिन हाँ सब्सटेंशियली हम लोग जो हैं वो स्वतंत्र हो चुके हैं और इसी स्वतंत्रता को हम लोगों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाना है, पूर्ण रूप से हासिल करना है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom। वही बात है कि जब दुनिया सो रही थी, यानी कि 14 अगस्त 1947 को जब रात में जब दुनिया सो रही थी, भारत जो है उस समय जाग रहा था। भारत के लोग और भारत का जीवन जो है एक नए जीवन की तरफ, भारत का जो लाइफ है वो एक नए जीवन यानी कि फ्रीडम वाले लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा था। यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात में जब दुनिया सो रहा था, भारत जाग रहा था अपने स्वतंत्रता के लिए। A moment comes which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed find utterance। ये सब जो है, ये कथन जो है, ये किसके द्वारा कहा गया था? उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें बोला गया था कि बहुत समय पहले जो हम लोगों ने सपना देखा था वो सपना जो है वो सच होने जा रहा है, वो सपना सच हो गया। दुनिया सो रही है, हम लोग यानी कि भारत जो है वो जाग रहा है, वो अपने स्वतंत्रता की तरफ आगे बढ़ रहा है। आने वाला सवेरा स्वतंत्रता का सवेरा होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे मोमेंट आते हैं, बहुत सारे ऐसे पल आते हैं, लेकिन ऐसा पल यानी कि जो अभी आया है, आने वाला है, वो इतिहास में बहुत कम आता है और वहां पर एक एरा, एक एज, एक काल का अंत होता है और नए समय की शुरुआत होती है। ये वैसा पल है, ये वैसा समय है जहां पर जो देश यानी कि भारत की आत्मा है, जो बहुत समय से सप्रेस यानी कि दबाई गई हुई थी, वो अब आगे बढ़ रही है, वो अब जाग रही है, वो अब अपने स्वतंत्रता की तरफ जा रही है। ये सारे कथन जो हैं उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में दिए गए भाषण में कहा गया था। ये सब मेमोरेबल वर्ड्स हैं। इट इज फिटिंग दैट एट this solemn moment we take pledge of dedication to the service of India and her people and to a still larger cause of humanity। इसलिए जब यहाँ पर हम लोग नए स्वतंत्रता यानी कि हम लोग जब भारतीय स्वतंत्रता की तरफ, अपने देश के स्वतंत्रता की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर एक शपथ लेना चाहिए, हम लोग को यहाँ पर एक प्लेज लेना चाहिए कि हम लोग अपने देश के लिए समर्पित रहें और हम लोग इंसानियत के लिए समर्पित रहें। यानी कि देश और इंसानियत के लिए समर्पण का एक प्लेज, एक शपथ, एक जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों को यहाँ पर लेनी चाहिए। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस समय संविधान सभा में कहा गया था। आगे, he spoke about the aim and dream which awaited realization and the future that beckoned to us now। He spoke about the aim and dream। अब यहाँ पर इन्होंने और क्या कहा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय और क्या कहा, तो उन्होंने भारत के लक्ष्य और भारत के सपने के बारे में वहां के जो संविधान सभा में लोग थे उन लोगों को अवगत कराया, उन लोगों को बताया और भारत की जनता को बताया। द फ्यूचर इज नॉट वन
to ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the place that we have so often taken and the one we shall take today. यहाँ पर कहा गया उनके द्वारा कि जो भविष्य है वो बहुत आसान नहीं है। स्वतंत्रता तो मिल गई है, हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, कल से हम लोग का स्वतंत्रता आ जाएगा, यानी कि 14 अगस्त की रात में कहा गया, तो सुबह सुबह जो है वो हम लोग का एक स्वतंत्रता वाला सूरज उगेगा, सूर्य उगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो आराम से बैठ गए, हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं तो बहुत आसानी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं। स्वतंत्रता से पहले जो लड़ाई लड़ी गई थी स्वतंत्रता के लिए, अब इस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे स्वतंत्रता की बचाव के लिए, इंसानियत के विकास के लिए, अपने देश के विकास के लिए हम लोगों को अभी हमेशा के लिए काम करने होंगे, कार्य करने होंगे। हम लोगों को आराम नहीं करना होगा। ये सारी चीजें उस समय के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में दिए गए पहले भाषण में कहा गया था। द सर्विस ऑफ इंडियन मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियन हु सफर। इट मीन्स दैट एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीजेज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर क्या कहा गया कि द सर्विस ऑफ इंडियन मीन द सर्विस ऑफ मिलियन हु सफर। यहाँ पर क्या है कि जो भारतीयों के लिए जो सेवा है वो उन सारे, या फिर कहें तो जो सफर कर रहे हैं, यानी कि जो अभावग्रस्त हैं, वैसे लाखों दसों लाख लोगों के लिए जो है हम लोगों को अपना कार्य करना होगा, हम लोगों को उनको आगे बढ़ाना होगा, हम लोगों को गरीबी से लड़ना होगा, हम लोगों को नजरअंदाजी यानी कि जो हम लोग नजरअंदाज करते हैं बहुत सारे पहलुओं को, उन सारे चीजों से लड़ना होगा, बीमारियों से लड़ना होगा और इनइक्वालिटी से लड़ना होगा, यानी कि जो इनइक्वालिटी है यानी कि असमानता है, इन सारी चीजों से लड़ना होगा और अपॉर्चुनिटी को और संभावनाओं को हर जगह तलाशना होगा। ये सारे कथन संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, कहा गया था। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन और आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई दैट मे बी बियॉन्ड अस, बट as long as there are tears and suffering, so long we will our work not be over। यहाँ पर क्या कहा गया उनके द्वारा यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि जो हमारे लोगों के एम्बिशन है यानी कि लक्ष्य है, जो हमारे पूर्वजों के लक्ष्य हैं, इन सारे चीजों को हम लोगों को पूरा करना है और हर आंख से आंसू को हटाना है। अगर एक भी आंख में अगर आंसू है तो हमारा जो वर्क है वो ओवर नहीं हुआ, ये मानना होगा। यानी कि हमें सब लोगों को खुश करना है, सब लोगों को संतुष्ट करना है, सब लोगों के लिए कार्य करना है, ये कहा गया था उस समय के प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने पहले दिए गए भाषण में संविधान सभा के, जो कि उन्होंने 14 अगस्त वर्ष 1947 के रात में मिडनाइट में दिया था। Thus began the effort to build the noble mansion of free India. The first was to complete the free India. The first task was to complete the unification of India. इसलिए इनका कहना था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि हमारा जो पहला कार्य होना चाहिए, पहला जो सभ्य कार्य होना चाहिए, वो होना चाहिए कि भारत को अपने रूप से स्वतंत्र करें, अपने रूप से इसे कंप्लीट स्वतंत्रता दे। अंग्रेजों से तो स्वतंत्रता मिल गई है, अब जो हम लोगों के बीच में जो ऊंच नीच है, इन सारी चीजों से स्वतंत्रता देना अब हम लोगों का प्रथम जिम्मेवारी बनता है। यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था कि भारत को यूनाइट करने की आवश्यकता है, भारत को एक करने की आवश्यकता है, जो कि भारत धर्म के आधार पे, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पर बटा हुआ है, इन्हें एक करने की आवश्यकता है। द कंट्री वॉज डिवाइडेड, कंट्री जो है स्वतंत्रता के समय ही 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया था, यानी कि बट गया था। पाकिस्तान जो है वो अलग से बाहर हो चुका था और वो अलग अपना स्वतंत्रता मना रहा था। वो 14 अगस्त 1947 को अपना स्वतंत्रता मनाए, यानी कि उसका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त होता है, तो भारत का यानी कि अपने देश का स्वतंत्रता दिवस जो है वो 15 अगस्त होता है। पाकिस्तान हैड बीन फॉर्म्ड एंड द सेलिब्रेशन वेयर मिक्स्ड विद सैडनेस।
और यही चीज़ है कि वहाँ पर पाकिस्तान का भी फॉर्मेशन होता है, यानी कि उसमें पाकिस्तान का भी फॉर्मेशन होता है। और जो सेलिब्रेशन है वहाँ पर सैडनेस, यानी कि वहाँ पर उदासी है, क्योंकि देश भी बटा, लोग भी बटे, लोग के परिवार और रिश्तेदार और जो पड़ोसी हैं वो भी बट गए। तो खुशी है एक तरफ कि स्वतंत्रता मिली, तो एक तरफ ये दुख है कि हम लोग बट भी तो गए। अनदर कॉज ऑफ सैडनेस वाज द कश्मीर ट्रबल ऑफ 1948। एक दूसरा जो पहलू था जहां पर भारत का, जो मैंने बोला कि 3 हिस्सों में भारत बटा था, तो एक तो पाकिस्तान हो गया, एक भारत हो गया, और एक जो है अब वर्ष 1948 में कश्मीर का आता है। जब कश्मीर की बात हुई तो यहाँ पर देखा गया कि महाराजा हरि सिंह ऑफ कश्मीर, जो उस समय के वहाँ के शासक थे, वाज हेजिटेटिंग अबाउट विच वे टू लीड द बिग स्टेट। उनको मतलब वो असमंजस में थे, या फिर वो हिचकिचा रहे थे कि हम कैसे अपने जगह को, अपने साम्राज्य को अपने मान लेते हैं, देश को, अपने राज्य को कैसे चलाए, किसके तरफ से चलाए, यानी कि भारत की तरफ से चलाए, पाकिस्तान की तरफ से चलाए, अपने तरफ से चलाए, कैसे चलाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे, अगर संसाधनों की बात करें तो भारत और पाकिस्तान की तुलना में बहुत कम थे। और दूसरी बड़ी बात यह थी कि धार्मिक आधार पर अगर बात की जाए तो उस समय जो महाराजा हरि सिंह थे, यानी कि वहाँ का जो शासक था वो हिंदू था, जबकि वहाँ की अधिकांश जनसंख्या जो थी वो मुस्लिम थी, यानी कि मुस्लिम बहुल एरिया का, मुस्लिम बहुल क्षेत्र का शासक जो था हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, वो हिंदू था। तो यहाँ पर इनके लिए ये भी सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल था कि कैसे ये सारी चीजें होंगी, कैसे ये लोग हमें लंबे समय तक एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो किए हुए मजबूरी, बस क्या आगे भी कर पाएंगे। वेन पाकिस्तान इन्वेडेड द कश्मीर, क्योंकि जब स्वतंत्रता मिली तो बात यही हुई कि यहाँ पर भारत जो है वो 3 हिस्सों में, उस समय का भारत, हालांकि भारत तो पहले भी अफगानिस्तान और से लेकर म्यांमार तक बंटता रहा है, लेकिन वर्ष 1947 में भारत जो है अंग्रेजों के द्वारा 3 हिस्सों में बांटा गया, बटा अपने तरीके से बटा, जहां पर पाकिस्तान बना, भारत बना, और तीसरा जो है वो कश्मीर बना। और कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जो थे वो वहाँ के शासक थे उस समय, और वहाँ की बहुसंख्यक आबादी जो थी वो मुस्लिम थी। और कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है वो अलग से एक स्वतंत्रता पाया, उसको एक अलग से देश के तौर पे, यानी कि स्वतंत्रता के तौर पे उसको एक अलग क्षेत्र दे दिया गया। लेकिन क्या होता है कि कुछ समय के बाद वहां पर पाकिस्तानियों के द्वारा, यानी कि अपने काबिलियत के द्वारा, यानी कि अपने लोगों के द्वारा पाकिस्तान जो है वो कश्मीर पर हमला कर देता है। यानी कि पाकिस्तान का ध्यान ये रहता है कि अब मुझे कश्मीर को भी अपना हिस्सा बनाना है, यानी कि महाराजा हरि सिंह वाले कश्मीर को भी अपना हिस्सा बनाना है, क्योंकि इसके मन में, पाकिस्तान के नापाक मन में ये चल रहा था कि वहाँ की आबादी तो हमारी वाली आबादी है, हमारे धर्म वाली आबादी है, क्योंकि पाकिस्तान का फॉर्मेशन, पाकिस्तान का स्थापना ही धर्म और इस्लाम, यानी कि इस्लाम धर्म के नाम पर हुआ था। और इनको दिख रहा था कि ये लोग तो हमारे अपने हैं, धर्म के आधार पर कश्मीर तो हमारा अपना है। इसलिए स्वतंत्रता के समय तो ये लोग चुप रहे, लेकिन चूंकि मन में खोट था तो स्वतंत्रता के बाद इन्होंने अपने माध्यम से कश्मीर पर हमला कर दिया, कश्मीर को धीरे धीरे कब्जाने की कोशिश की, और वहां पर इन्होंने अपना नापाक मंसूबा जो है आगे फैलाया। और यहीं पर कुछ ऐसा होता है जहां पर कश्मीर, भारत और पाकिस्तान, इन तीनों के बीच में कुछ ऐसी लड़ाई होती है, और फिर जो कश्मीर है वो भारत का हिस्सा बन जाता है। और फिर वहीं पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की बात आती है भारत के द्वारा, तो पाकिस्तान के द्वारा आजाद कश्मीर की बात आती है। ये सारी बातें आएंगी, इन सारी चीजों को मैं अगली कक्षा में बताऊंगा। इस कक्षा में मैं इस अध्याय को यहीं पर रोकूंगा, अगली कक्षा में आऊंगा तो बताऊंगा पूरे कश्मीर के बारे में कि आखिर कश्मीर में महाराजा हरि सिंह, कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी, पाकिस्तान का इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम पाकिस्तान, और भारत यानी कि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इन सारे लोगों की बात आएगी। यहाँ पर मैं इसके साथ हैदराबाद वाला भी बात करूंगा, हैदराबाद के निजाम की भी बात होगी, और ये सारी बातें होंगी जहां पर मैं बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान जो है वो
कश्मीर में अपना नापाक मंसूबे के तहत हथियाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास के द्वारा और भारत के प्रयास के द्वारा कश्मीर को पाकिस्तान से बहुत हद तक बचा लिया गया और कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया गया। तो ये सारी बातें अगली कक्षा में होगी। इस कक्षा में इतना ही। अब हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे इस अध्याय के तहत, तो इस कक्षा और इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।